हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 29 अक्टूबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी करंट अफेयर्स का डिस्कशन होता है दोस्तों, वो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस किया जाता है। तो अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है और आप अपने प्रिपरेशन को, अपने एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। In India, who operates retail payments and settlement system in the country? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश भारत में कौन है जो रिटेल पेमेंट्स को, या फिर माना जाए जितने भी पेमेंट सेटलमेंट्स होती हैं उनको कंट्री में कौन उसकी सुपरविजन करता है, कौन उसकी देखरेख करता है। आप लोगों के पास ऑप्शन है DICGC, इफ्टास, NPCI और RBI। Here the correct option will be option number C, that is NPCI। दोस्तों, अगर मैं बात करूं NPCI की, तो NPCI का फुल फॉर्म आप लोग का हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि जितनी भी रिटेल पेमेंट्स होती है, ठीक है, जितनी भी रिटेल पेमेंट्स आप लोगों की होगी वो NPCI के अंडर तहत में रहकर ही की जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं आप लोग को और यहाँ पर इसके बारे में नॉलेज दूं दोस्तों, तो यहाँ पर इसके MD CEO का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर जो NPCI के MD CEO रहेंगे वो रहेंगे दिलीप आसबे। ठीक है, दिलीप आसबे इसके क्या हो जाएंगे, MD CEO हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, ये एक टाइप की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जिसके अंदर सारे रिटेल पेमेंट्स की क्या रहती है, सुपरविजन रहती है, देखरेख यहाँ पर रहती है। हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों, RBI टू सेटअप न्यू QR कोड रूल्स टू चेंज द पेमेंट पिक्चर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर RBI के द्वारा एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया गया है दोस्तों। बेसिकली ये स्टेप ये लिया गया है कि यहाँ पर QR कोड के थ्रू अब जितनी भी पेमेंट्स होगी वो की जाएगी इंडिया में। वैसे भी आप लोग को पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का सपना ये है कि वो डिजिटल भारत बनाए, डिजिटल इंडिया बनाए। तो इसी तरीके से जो अभी रनिंग में एट प्रेजेंट जो हमारे पास 3 QR कोड है दोस्तों, और 3 वो कौन से हैं, तो एक है आपके पास UPI QR कोड, एक है आपके पास भारत QR कोड, और एक है आपके पास क्या, एक है आप लोगों के पास यहाँ पर इंटरपोर्टेबल QR कोड। ठीक है, या फिर इंटर ऑपरेबल QR कोड भी उसको बोला जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में अब RBI का ये कहना है कि अब हमारे इंडिया में सिर्फ 2 ही QR कोड काम करेंगे। एक आपका होगा क्या, UPI QR कोड, और एक होगा आप लोगों का भारत QR कोड। कोई भी अदर रिटेल पेमेंट वाले अपना मतलब जो इंटर ऑपरेबल कोड होता है, जो ये लोग खुद से अपना जो QR कोड बनाते हैं, वो नहीं अब बना पाएंगे। और 2022 तक जितने भी अदर पेमेंट रिटेलर पेमेंट्स है या फिर अदर जो भी रिटेलर्स हैं, उन्हें ये अवेयरनेस लोगों में फैलानी होगी कि अब वो जितने भी QR कोड यूज करेंगे वो या तो UPI QR कोड होंगे या तो आपके भीम QR कोड रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेलिंग में हम लोग पढ़ेंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ India barred payment system operators from launching any new proprietary QR code for the payment transaction and asked them to switch at least one of the interoperable QR code so that the same QR code can across the multiple payment applications. RBI latest directive is to improve the digital payment infrastructure in the country. They are 2 dimensional। अब आप लोग को बता दूं, अगर किसी को नहीं पता है QR कोड कैसा होता है, तो बेसिकली दोस्तों ये एक 2 डायमेंशनल रीडर बारकोड जो होता है, एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, जिसमें आप लोगों के काफी सारे डॉट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एंड इन डॉट्स को क्या होता है, वो रिकग्नाइज करता है कैमरा, और उसके बाद आप लोगों का जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस पर शो करने लग जाएगा। देयर यूजेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे टू फैसिलिटेट मोबाइल पेमेंट्स एट अ पॉइंट ऑफ सेल। द QR कोड कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट वाज इन्वेंटेड बाय द जापानीज कंपनी कॉल्ड डेंसो वेव इन 1990s। ठीक है, ये बात भी आप लोग को ध्यान रखनी है। और मैं दोस्तों अगर आप लोग को इसके बारे में बताना चाहूँ, तो आजकल देखा जाता है QR कोड से काफी ज्यादा पेमेंट्स होती है। सिर्फ स्कैन करो और आपकी सारी डिटेल्स आप तक या फिर आपके सामने वाले लोग तक पहुंच जाएगी। आप जितना पैसा
उनको ट्रांसफर लेना चाहो या लेना चाहो आप कर सकते हो। तो एक बहुत ही सिक्योर और बहुत ही ईजी फंडा हो चुका है दोस्तों। अब इसमें कुछ भी हिसाब नहीं रखना होगा, बिलिंग विलिंग नहीं होगी, आपके पास पूरी उसकी क्या इनवॉइस पहुंच जाएगी एक डिजिटलाइज फॉर्म में। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर सुविधा या फिर मैं बोलूँ एक स्टेप लिया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर जो बात करेंगे हम लोग ये कि भारत क्यूआर कोड कब डेवलप हुआ था, तो दोस्तों इसको 2016 सितंबर में डेवलप किया गया था बाय द एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड अलॉन्ग विद द अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड एंड वीजा कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि हमारे इंडिया के लिए जो कार्ड है वो रुपए है, ठीक है। जो रुपए ही एक ऐसा है जो इंडियन है, बाकी जितने भी आपके बात करेंगे वीजा कार्ड की, मास्टर कार्ड की, अमेरिकन एक्सप्रेस की या फिर डिनर्स क्लब की, तो ये बाहर के हैं, ठीक है। द मनी ट्रांसफर्ड थ्रू द भारत क्यूआर कोड गोज directly into the user's bank account. It is interoperable with all the banks. It is supported by both iOS and Android device. तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग iOS डिवाइस यूज कर रहे हो या फिर आप ऑक्सीजन कर रहे हो या फिर आप लोग एंड्रॉइड कर रहे हो, तो आप लोग किसी भी फोन से, किसी भी सिस्टम से इस क्यूआर कोड को क्या कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। देखिए क्यूआर कोड इस तरीके से आप लोग को दिखने को मिलेगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। सिर्फ आप लोग स्कैन करोगे और सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर शो कर जाएगी आपके फोन के स्क्रीन पर। तो एक बहुत ही इजी और बहुत ही मस्त और अच्छा तरीका है, बिल्कुल हैसल फ्री है, कोई हैरेसमेंट की इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की इसमें चीटिंग नहीं हो सकती आप लोग के साथ, तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पर एक चीज आप लोग को ध्यान रखनी है जो मैंने आप लोग को पहले स्टार्टिंग में भी बता दी थी कि एनपीसीआई के द्वारा ही सारी रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट पेमेंट हमारे इंडिया में क्या होती है, सेटल डाउन होती है, देख चेक होती है या फिर सुपरविजन भी आप बोल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आप लोग को बताना है इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोग के पास अक्टूबर 28, अक्टूबर 29, अक्टूबर 30, अक्टूबर 31। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अक्टूबर 28। 28 अक्टूबर को हमेशा हर साल आपका इंटरनेशनल एनिमेशन डे दोस्तों मनाया जाएगा। और यहाँ पर इसके बारे में अगर थोड़ी सी और डिटेलिंग दी जाए तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 28 अक्टूबर टू सेलिब्रेट द आर्ट ऑफ एनिमेशन एंड ऑल्सो recognize the artist, scientist and technician behind the animation. The day was created in 2002 by the ASIFA, that is your creator of the international animation day in 2002, ठीक है। और मैं आप लोग को एक और चीज यहाँ पर बता दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2020 में जो एनिमेशन डे बनाया गया था दोस्तों, ये 19th इंटरनेशनल एनिमेशन डे था। ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ASIFA created the International Animation Day in 2002, honoring the birth of animation, recognized in the first public performance of projected massive or moving images in Mild Reynolds Theatre Optic in Paris in 2000 on 28 October 1892, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है बात की, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आजकल इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर भी पूछे जाते हैं और ऑब्ituaries के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि 28 अक्टूबर आपका क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु हैज स्टेप्ड डाउन आफ्टर 25 years ऑफ हाईली सक्सेसफुल करियर एट इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो ये बात बतानी होगी कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक कौन सा है, तो वो हो जाता है आपका क्या, HDFC बैंक, जो आज की डेट में हमारे इंडिया का नंबर 1 पर आता है दोस्तों इन द प्राइवेट सेक्टर, राइट। और पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो कौन सा बैंक होगा, तो वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि इनमें से किसने 25 साल के अपने शानदार सफलता प्राप्त की अपने जीवन में, और काफी अच्छा इनका करियर रहा है एज अ बैंक मैनेजर बोल लो या CEO बोल लो। तो यहाँ पर आप लोग के पास ऑप्शन है अनिकेत मोरे, आशीष किशोर, अखिलेश पांडे, आदित्य पुरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आदित्य पुरी। तो दोस्तों यहाँ पर आदित्य पुरी ने क्या कर दिया है, ये रिटायर हो चुके हैं और आदित्य पुरी के जगह जो अब लेंगे वो लेंगे आपके शशिधर जगदीशन, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of HDFC Bank, that is Aditya Puri, has stepped down after 25 years of highly successful career at India's largest private sector lender, that is HDFC Bank. The 70-year-old Puri has transformed a startup in a sector dominated by the state-owned banks into an industry leader. A nearly 6 trillion HDFC Bank leads the industry in terms of market capitalization and remains the most profitable by a long margin. आज की डेट में दोस्तों
देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे अच्छी बैंक अगर किसी को माना जाता है, द मोस्ट ट्रस्टेबल और मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक, दैट इज HDFC बैंक। और आदित्य पुरी जी ने यहाँ पर इसमें काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है दोस्तों। कम से कम ये तो 6 ट्रिलियन अपने पूरे जीवन में इन्होंने कहीं ना कहीं इस बैंक को हासिल करवाए। इनका कैपिटलाइजेशन का प्रॉफिट मार्जिन काफी लंबा था जब तक इनका टेन्योर चला। तो दोस्तों आप लोग समझ ही पा रहे होंगे किसी एक जगह पर 25 साल तक काम करना, इस जगह को 25 साल देना, अपना कितना एक बड़ा एफर्ट इन्होंने यहाँ पर लिया था। तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है दोस्तों, पूरा टाइम हो चुका है, रिटायरमेंट हो चुकी है उनकी। और आपको अब ध्यान रखना है कि इनकी जगह पर जिसको अपॉइंट किया गया है वो है आपका शशिधर जगदीशन। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है ये न्यू CEO और MD बनाए गए हैं और इनका जो टाइम है वो स्टार्ट होगा 27 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पर क्या कर दिया है, पूरा चार्ज ले लिया है और अब ये MD और CEO कहलाएंगे HDFC बैंक के। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। महेश कनोडिया बिलोंग्स टू विच फील्ड? Politics, musician, both A and B, none of the above. Here the correct option will be option number C, that is he was a politician also and he is a musician also. तो दोस्तों यहाँ पर इनकी क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुका है। काफी जाने माने गुजराती फिल्म म्यूजिशियन ही रह चुके हैं और MP भी रह चुके हैं पहले के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है फेमस गुजराती फिल्म म्यूजिशियन, सिंगर एंड फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन महेश कनोडिया died at his residence in Gandhinagar following a prolonged illness, his family said. He was 83 years of age. He had been suffering from paralysis since the last 6 years. Kanodia was a 3-time BJP MP from Patan in North Gujarat. He represented Patan Lok Sabha constituency as a member of parliament of the BJP thrice in 1991 and 1999. तो यहाँ पर दोस्तों ऑर्बिचुरी है और ऑर्बिचुरी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने आप लोग को पहले ही बोला था, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच स्टेट टॉप्ड इन द अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स अमंग 29 स्टेट्स? तो यहाँ पर आप लोग के पास क्वेश्चन पूछना चाहता है दोस्तों, जो प्रोग्राम लॉन्च किया था अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, उसमें से 29 स्टेट्स में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने क्या किया है, टॉप किया है? ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर हरियाणा ने इस पूरी प्रोग्राम में, या फिर मैं बात करूं तो इस पूरे कैंपेन में अपनी जगह नंबर 1 पर बनाई है। और यहाँ पर हरियाणा को आप लोग बोल सकते हैं कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो पूरी तरीके से एनीमिया से मुक्त हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले तो बता दूं कि एनीमिया किस तरह की बीमारी है। तो दोस्तों एनीमिया बेसिकली बीमारी होती है जब आपके शरीर में आयरन की जो कमी है, आयरन की जो मात्रा है वो बिल्कुल कम हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी क्या होती है, हमारे घर में, हमारे बॉडी में घर करती है। दिस कंडीशन लैक्स एनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स टू carry adequate oxygen to your body tissues, thus making the person feel tired and weak. तो यहाँ पर दोस्तों हरियाणा स्टेट हैज द बेस्ट एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स amongst 29 states in the country. The anemia मुक्त भारत, an initiative of the Ministry of Health and the Family Welfare of UNICEF, has been launched to reduce the prevalence of anemia all over the India. The anemia मुक्त भारत is an initiative of the Ministry of Health and Family Welfare and has been launched to reduce the prevalence of anemia all over the India. ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली यहाँ पर जो आप लोग को ध्यान रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ कर बैठ जाएगा कि बताइए एनीमिया भारत इंडेक्स जो है उसमें सबसे पहला राज्य कौन सा है जिसने टॉप किया है, तो वो आपका हो जाएगा क्या, हरियाणा। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अच्छा, उसके बाद भी अगर पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को पूछ सकता है कि हरियाणा के गवर्नर का यहाँ पर क्या नाम है, तो यहाँ पर नाम उनका हो जाता है सत्यदेव नारायण आर्य। और उसके बाद इनके चीफ मिनिस्टर का नाम हो तो वो हो जाएगा आपका मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये बात भी आप लोग को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग टू होम फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स अपॉइंट्स एज इज चेयरमैन? तो दोस्तों यहाँ पर फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसको अपना चेयरमैन क्या किया है, अपॉइंट किया है, ये बात आप लोग को बतानी है। आरती डोगरे, बिमल जुल्का, मोहन सिंह, क्षितिज जैन। Here the correct option will be option number B, that is बिमल जुल्का। तो दोस्तों एक बार बात कर लेते हैं, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, द सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी फॉर फैंटेसी स्पोर्ट्स, हैज अपॉइंटेड फॉर्मर Chief Information Commissioner, that CIC of India, Bimal Julka, as its chairman. In his new role, Julka will work closely with all the stakeholders to further strengthen the operating standards of the Indian fantasy sports industry. Bimal Julka is an Indian Administrative Service Officer
ऑफिसर ऑफ द 1979 बैच बिलोंगिंग टू द मध्य प्रदेश कैडर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश कैडर से, और ये आप क्या हो जाएंगे, ये चेयरमैन हो जाएंगे आपके किसके, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के। ठीक है, तो FIFS ऑफ इंडिया यहाँ पर इनके क्या बन जाएंगे, चेयर बन जाएंगे, कौन, बिमल जुल्का। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, अपॉइंटमेंट आप लोग को थोड़ा बहुत मेमोराइज करने होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तन्मय श्रीवास्तव बिलोंग्स टू विच फील्ड? Swimmer, cricketer, mountaineer, footballer. Here the correct option will be option number B, that is cricketer. तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनर तन्मय श्रीवास्तव ने अपना रिटायरमेंट दे दिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। उत्तर प्रदेश के बैट्समैन रह चुके हैं, he has decided to retire from all the forms of cricket at the age of 30. Srivastava finishes with 4,918 runs in 90 first class matches, a majority of which he played from Uttar Pradesh, a state he captained at different times right from the age group circuit. तो दोस्तों यहाँ पर ये IPL भी काफी सारी खेल चुके हैं अलग अलग टीम्स के अंडर, जैसे किंग्स 11 पंजाब, डेक्कन चार्जर्स, कोची टस्कर्स केरला, और इन सब के साथ ही काफी ज्यादा IPL में भी देखे गए हैं। एंड बेसिकली ये लेफ्ट हैंड ओपनर है, एंड ही इज अ सॉलिड प्लेयर ऑल्सो, उनको काफी इनका नाम था, एंड ही वॉज नॉट नेम्ड अमंग द प्रोबेबल्स बाय द अपकमिंग सीजन विच कंटिन्यूज टू रिमेन इन डाउट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो बेसिकली जो अभी IPL चल रहा है, जो रिसेंट में कोविड-19 की वजह से इंडिया में नहीं होकर बाहर हो रहा है, उसमें इनका कहीं पे भी नाम नहीं है दोस्तों, और इन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट भी ले चुका है, तो ले लिया है, तो अभी शायद ही मतलब अब तो ये किसी भी क्रिकेट फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देंगे, ना तो ये ODI खेलेंगे या टेस्ट क्रिकेट्स में भी नहीं आएंगे, वनडे में भी नहीं आएंगे, IPL में भी नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखोगी, रिटायरमेंट यहाँ पर नाम हो जाएगा किसका, तन्मय श्रीवास्तव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया अटेंड 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम? इनमें से किसने इंडिया को 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में क्या किया था दोस्तों, रिप्रेजेंट किया था? आप लोग के पास ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, प्रकाश जावड़ेकर और ओम बिरला। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओम बिरला, जो कि क्या है आपके, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। तो यहाँ पर आप लोग को लिए मेरे पास क्वेश्चन ये है कि ओम बिरला अभी रिसेंट में हमारे इंडिया में किस पोस्ट पर है, ये बात आप लोग को बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को पहले तो बता दूं, आप लोग को यहाँ पर इसकी थीम याद रखनी होगी। तो थीम क्या बोलता है, थीम बोलता है ब्रिक्स पार्टनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, इनोवेटिव ग्रोथ एंड जनरल सेफ्टी, पार्लियामेंट्री डायमेंशन। ठीक है दोस्तों, ये बात एक तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे कि थीम आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और बात करेंगे ब्रिक्स की, तो ब्राजील, रशिया फेडरेशन, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका विल पार्टिसिपेट इन दिस फोरम। और इंडिया को जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले थे वो कौन थे, आपके ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, बिल्कुल ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। NPCI गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट फाउंडेड इन द ईयर। दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है कि NPCI जो है, जिसके बारे में हम लोगों ने रिसेंटली बात भी की थी, इसको गवर्नमेंट ने कौन से साल में इस्टेब्लिश किया था? 2006, 2008, 2010, 2012। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2008। तो NPCI को दोस्तों बेसिकली यहाँ पर फाउंड किया गया था 2008 में, और अब NPCI ने लॉन्च कर दिया है रुपए फेस्टिव कार्निवल। क्या है ये रुपए फेस्टिव कार्निवल, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट विल गिव अ कंपेलिंग एडवांटेज एंड इंटरेस्टिंग डिस्काउंट्स टू द रुपए यूजर्स। इट एम्ड एट कॉन्टेक्टलेस मोटिवेटिंग सेफ एंड कैशलेस पेमेंट। बेसिकली दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि रुपए जो है वो एक इंडियन है, जो हमारे जितने भी अलग देखे जाते हैं, मास्टर कार्ड ले लो, वीजा ले लो, आप अमेरिकन एक्सप्रेस ले लो, या फिर आपका डिनर्स क्लब ले लो, उसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का क्या है, रुपए है। और जो भी कार्ड होल्डर्स जो रुपए यूज कर रहे हैं, अब उनको एक अच्छा अट्रैक्टिव सा डिस्काउंट या फिर कैशलेस पेमेंट के लिए काफी ज्यादा फायदे होंगे, बेसिकली कैशबैक के लिए या डिस्काउंट के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, रुपए में अपना चेंज करवा ले अपने डेबिट कार्ड को। तो ये चीजें यहाँ पर क्या की है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर मेंटेन करने वाला है NPCI। तो रुपए कार्ड होल्डर्स कैन रिवील द सेलिब्रेशंस बाय हेल्पिंग अट्रैक्टिव ऑफर्स। द कार्ड रिवील ऑफर्स फ्रॉम नॉट ओनली ग्रुप्स सच एज फिटनेस, एजुकेशन, हेल्थ, ई-कॉमर्स, which are most appropriate and significant amid at present scenarios, but also from shopping, entertainment, dining and food delivery, wellness, pharmacy and others। तो यहाँ पर आपका दोस्तों बोला गया है कि सिर्फ फिटनेस, एजुकेशन, हेल्थ और ये सब जो आपकी प्रायोरिटी है, इन सभी पे नहीं, बल्कि हर चीज पे अगर आप रुपए कार्ड के थ्रू अगर पेमेंट करते हो, तो आप लोगों को कई सारे डिस्काउंट और ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय फोर्ब्स? सैमसंग, Amazon, Microsoft, LG।
Here the correct option will be option number A, that is Samsung. तो दोस्तों यहाँ पर फोर्ब्स जो है, फोर्ब्स जो हमारा जो सर्वे करता है उसमें जो बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो सैमसंग ने। साउथ कोरिया बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ग्लोमरेट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैज टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 पब्लिश्ड बाय द फोर्ब्स. Amazon, IBM, Microsoft and LG are among the top 5 in the list respectively. The global list features 750 multinational and large corporations headquartered in 45 countries. From India, HCL Technologies is the top India industry in the list and it is paid at the 30th पोजीशन ग्लोबली. तो दोस्तों इंडिया की जो है वो हमारी HCL टेक्नोलॉजीज जो 30th पोजीशन पर आई है. एंड इन द बैंकिंग सेक्टर HDFC बैंक इज अ टॉप फ्रॉम इंडिया एंड इट इज 176th एट द पोजीशन. तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है HDFC बैंक आज की डेट में हमारे इंडिया का. तो ये था पूरा सेशन दोस्तों हम लोगों के करंट अफेयर्स का. आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.